अब फिनोल जो होते हैं, इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इसको हम नाम देते हैं द कंपाउंड्स in which hydroxyl group is directly linked to the aromatic rings। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप जो है ना, वो हम डायरेक्टली बेंजीन के साथ कनेक्ट करेंगे, वो हमारे पास फिनोल्स कहलाते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो C6H5 और OH है, जो कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब यहाँ पे हमने एक H जो है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे हमने OH को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है H की जगह पे। तो इसी वजह से इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला बनता है वो C6H5 और OH बनता है। और यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर हमारे पास कार्बन की तादाद 7 हो जाती है, यानी आप बेंजीन रिंग के ऊपर एक और मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो देन ये फिनोल्स नहीं कहलाएंगे। इस वजह से यहाँ पे जो वर्ड डायरेक्टली लिंक्ड है ना, इसको लिखा गया है कि डायरेक्टली लिंक होना चाहिए बेंजीन रिंग के साथ, तो फिर वो फिनोल्स कहलाएंगे। अब फिनोल जो है ये हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड होती है, और इसी क्लास का जो सिंपलेस्ट मेंबर है, यानी जो फर्स्ट मेंबर है, वो भी हमारे पास फिनोल ही है। लिहाजा दो चीजों को ना मिक्स नहीं करना। नंबर वन, फिनोल कंपाउंड्स की एक क्लास का नाम भी है, और इसी क्लास का जो फर्स्ट मेंबर है, जो सिंपलेस्ट C6H5OH, वो भी फिनोल है। इन शॉर्ट के फिनोल क्लास ऑफ कंपाउंड भी है, और फिनोल एक कंपाउंड का नाम भी है। इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं AR और OH के साथ। AR रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक को, और OH जो है इसके ऊपर हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ। नॉमेनक्लेचर में द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनोल। जो सिंपलेस्ट इसका पहला कंपाउंड है ना इसका, उसको भी हम फिनोल ही बोल देते हैं। जैसे एक S के साथ फिनोल्स हम लिख रहे हैं, और एक सिंपल हम फिनोल लिख रहे हैं। जहां पे हम S के साथ फिनोल्स लिखते हैं वो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, और सिंपल अगर हम विदाउट S लिखते हैं ना, तो वो पहले मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाहद ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको एसिड जानते हैं। इट इट इज इट्स कॉमन नेम। ये जो इसका फिनोल हम बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम भी कहलाता है, और आईयूपैक भी इसी को एक्सेप्ट करता है। जहां पे आईयूपैक सिस्टम आएगा वहां पे भी हमने इसी को ही फिनोल ही बोलना है। स्ट्रक्चर में कैसे होगा इन फिनोल्स, द OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप होता है इज अटैच टू sp2 हाइब्रिड डाइज्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड होता है, ऐसा OH ग्रुप ने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्ट होना है। अब ये चीज हाईलाइट करने का मकसद ये है कि अगर आपने CH3 यानी ऊपर आपने मिथाइल लगा के उसके साथ अगर OH कनेक्ट कर दिया, तो फिर आप फिनोल्स में नहीं जाओगे, वो हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव कहलाएंगे और चीज के, लेकिन वो फिनोल नहीं कहलाएंगे। लिहाजा बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ कनेक्ट करोगे तो फिर फिनोल्स कहलाएंगे। इसके बाद आती है इसकी प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। फिनोल को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था ना, ये रियूंज ने डिस्कवर किया था इसको कोल टार के अंदर। कोल टार हमारे पास वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम एज ए एसफॉल्ट के तौर पे रोड्स, मेटालिक रोड जो हम बनाते हैं ना, उसके ऊपर जो हम लुक इस्तेमाल करते हैं, उसका दूसरा नाम एसफॉल्ट भी है। उसके अंदर ही को फर्स्ट टाइम फिनोल को डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा भी 215 के राउंड जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एसफॉल्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उन 215 में से एक जो है वो हमारे पास फिनोल है। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिखाए गए हैं। लाइक पहला जो है ये फिनोल है, उसके बाद
मेटा पे ब्रोमोफिनोल है, इसी फिनोल की मेटा पोजीशन पे अगर हम ब्रोमो ग्रुप लगा दें वो ब्रोमोफिनोल कहलाता है। इसी तरह अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा दें तो इसको ऑर्थोक्रिसोल भी बोलते हैं। ये तमाम के तमाम फिनोल्स हैं, लेकिन इसमें से जो तीन इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाले हैं, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे। एक रिसोर्सिनोल, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो OH ग्रुप कनेक्टेड होते हैं। एक आपके पास है कैटिकोल, अगर OH ग्रुप ऑर्थो के लिहाज से अटैच होंगे तो वो कैटिकोल कहलाता है, अगर वो मेटा पोजीशन के लिहाज से होंगे तो वो रिसोर्सिनोल कहलाता है, और अगर वो पैरा पोजीशंस पे होंगे तो फिर वो हाइड्रोक्विनोन कहलाता है। तो ये तीन जो मैंने हाईलाइट किए ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। इसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिनोल्स की हैं, कि फिनोल जो है वो हमारे पास पोलर कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन जो है वो एक नॉन पोलर था। जब आप इसके ऊपर एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो यही पोलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके OH ग्रुप की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। फिनोल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लिहाजा ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, स्लाइटली सोल्यूबल। फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, और अगर हम वाटर के साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। एंड विल डिसॉल्व इन 5% NaOH, और 5% अगर हम NaOH का सोल्यूशन बनाते हैं तो ये उसमें सोल्यूबल भी है। ये हम इसका फिर आपका प्रैक्टिकल भी है, ये प्रैक्टिकल में भी शामिल है कि आपने फिनोल को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वहां पे इस सॉल्युबिलिटी की बेस पे भी आप इसको अलग कर सकते हो कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें बेंजीन रिंग भी है, सूदी फिल्म भी दे रहा है, तो एरोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। फिर आप सॉल्युबिलिटी देखोगे, अगर तो वो 5% NaOH में सॉल्युबल हो जाता है तो वो फिनोल की आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह फिनोल जो है वो वीकर एसिड है देन कार्बोनिक एसिड एंड डू नॉट डिसॉल्व इन 5% सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में ये डिसॉल्व नहीं होगा, अलबत्ता NaOH जो है उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ पे इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है, दोनों तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये शो करवाता है, इंटरमालिकुलर भी और इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। अब ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसमें इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जब आपने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, तो वहां पे भी इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसकी एग्जांपल थी। इसकी अगर ऑर्थो पोजीशन पे आप नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो ये इंट्रामालिकुलर, इंट्रा आप लोग जानते हो विद इन अ मॉलिक्यूल, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो इसको इंट्रामालिकुलर बोलते हैं। और एक्सक्यूज मी सर, मेरे ना घर में शादी है तो मैंने अटेंडेंस के लिए की है क्लास ज्वाइन, कितना सिलेक्ट भेज सकती हूँ? तो ये बाकियों को भी सर शादी में रोल इनवाइट नंबर कर 1 लेना प्रेजेंट बेटा। कर दीजिएगा। रोल नंबर क्या है? 1। रोल नंबर 1। तो बेटा ये बाकी क्लास वालों को नहीं इनवाइट किया आपने? सर मेरी नहीं है ना, कजन की घर मेरे सगे भाई की। अल्लाह हाफिज सर, मुझे प्रेजेंट कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इंटरमालिकुलर एग्जिस्ट करती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, और इंट्रामालिकुलर सॉरी, और इंटरमालिकुलर एग्जिस्ट करते हैं पैरा पोजीशन में। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे इसकी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन इसकी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दी हुई है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। एक तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं क्लोरोबेंजीन से, जो यहाँ पे शामिल नहीं है, वो दूसरे मेथड में है। और दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली जो है ना ये हमारे सिलेबस में शामिल है। ये जो डाईआज़ोल
अमोनियम सॉल्ट हमारे सिलेबस में शामिल है कि हमने सोडियम, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी सॉलिड होता है, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं, ये भी सॉलिड होता है। अब दोनों सॉलिड को हमने हाई टेम्परेचर पे हीट करना होता है ताकि वो फ्यूज हो सके। वो हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस है। एज ए रिजल्ट ये कन्वर्ट होते हैं सोडियम फिनोक्साइड के अंदर। फिर हम इसकी एसिटिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। एसिटिक हाइड्रोलाइसिस में H और OH दोनों होंगे। H जो है वो O के साथ जाके कनेक्ट होगा तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो OH है वो सोडियम के साथ कनेक्ट होगा तो OH में कन्वर्ट होगा। ये 2 स्टेप में प्रिपरेशन होती है इसकी। इसी तरह का एक मेथड जो क्या माइक ऑफ रखें, BEST? और दूसरा मेथड होता है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से भी हम इसको बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन का भी उसी तरह से 2 मेथड होते हैं कि क्लोरोबेंजीन को आपने फर्स्ट टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना होता है। हीट करने के बाद आप उससे सोडियम फिनोक्साइड बनाते हो। सोडियम फिनोक्साइड से फिर वही ये वाला रिएक्शन जो अभी हमने इसमें डिस्कस किया वही क्लोरोबेंजीन, और उसका नाम डोज मेथड भी होता है। अब वो सॉफ्ट में मिला नहीं था, इस वजह से ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। इसके बाद आता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एसिडिक नेचर के लिहाज से कि फिनोल जो है वो एसिडिक होता है। एक सेकंड जी, मैं सुनता हूँ जी, आपके क्वेश्चन लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। एक सेकंड, आपके क्वेश्चन ले ले पहले। रोल नंबर 23, आवाज कट रही है बेटा। ये अगर बाकी लोगों को आवाज आ रही है इट मीन्स कि आपकी साइड पे नेट का इशू होगा। फिर अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। नवाज महमूद ओके है जी। इसके बाद रोल नंबर 11 का क्वेश्चन है जी, फिनोल्स ईथर्स एंड अल्कोहल्स टू वाटर डेरिवेटिव्स हैं, है ना। तो OH डेरिवेटिव क्या होते हैं जरा एक्सप्लेन कर दें। तो बेटा हमने यहाँ पे स्टार्ट पे बताया था कि ये स्ट्रक्चरली तौर पे सिमिलर है कि OH जो है वो वाटर में भी होता है, OH जो है वो अल्कोहल में भी है, फिनोल में भी है और ईथर में भी है। स्ट्रक्चरली तौर पे ये सिमिलर हैं वाटर के साथ, इस वजह से हम इसको सपोज करते हैं कि ये वाटर के डेरिवेटिव हैं। लेकिन इन रियल जो फिनोल है वो बेंजीन का डेरिवेटिव है। जी जी, वीडियो लेक्चर भी ये रोल नंबर मैमूना, जी जी, वीडियो लेक्चर भी इंशाल्लाह सेंड कर देंगे। ठीक है जी।
जी बेटा, आप स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ये एक व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन दी है, मैं इसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल जो है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें टेक्स्ट तो है लेकिन इसमें पेन नहीं है। सर पीछे से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। इस साइड से आ रही है, वो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, वो उनको कैसे रोके? उन्हें क्या पता लेक्चर हो रहा है। ज्यादा आ रही आवाजें। जी सर। बात है बेटा, अभी कभी बच्चे थे, बर्दाश्त करे बच्चों को, वो बाहर खेल रहे हैं। ओके सर। ओके एक सेकंड। कि बेटा उसका एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल जो है, फिनोल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपना एच जो है वो डोनेट कर सकता है। अब हर वो चीज़ जो अपना एच जो है वो डोनेट कर सकती है वो एसिड कहलाती है, क्योंकि फिनोल भी डोनेट करता है, लिहाजा इसका एसिडिक बिहेवियर होता है। अब ये वो वाले रिएक्शन जहाँ पे ये एज ए एसिड बिहेव करता है, उसमें से एक रिएक्शन शो करवाया गया है कि जब आप इसे किसी भी एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करवाते हो तो यहाँ से एच जो है वो रिमूव हो जाता है, और जहाँ से एच रिमूव होता है वहाँ पे सोडियम आके अटैच हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फिन ऑक्साइड के अंदर। यही रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवाते हैं तो वहां पे भी यही रिएक्शन होता है, जो फिन ऑक्साइड बना है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह का रिएक्शन अगर हम इसे किसी बेस के साथ करवाते हैं तो एसिड और बेस के रिएक्शन में हमेशा दो चीजें बनती होती हैं, एक सॉल्ट बनता है और साथ में हमारे पास वाटर बनता है। इसमें भी जब हम बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है,
और इसकी जो एसिडिक पावर है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि ये एसिड तो है लेकिन ये वीक एसिड होता है एज कंपेयर टू HF के। ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड के। HF के मुकाबले में भी वीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में भी ये वीक एसिड है, कार्बोनिक से भी और फिनोल से भी। अलबत्ता वाटर से ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये जो ट्रेंड है ये लास्ट में याद रखिएगा कि फिनोल एसिड तो है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब इसी चीज की एग्जांपल उसने यहाँ पे एक और शो करवाई गई है कि फिनोल जो है वो वाटर में मुकम्मल सोलुबल नहीं होता। फिनोल वाटर में दो सेपरेट लेयर्स बनाता है, वाटर की अलहदा लेयर होती है, फिनोल की अलहदा लेयर होती है। लेकिन वाटर की लेयर के अंदर कुछ फिनोल जो है वो जाके डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरह जो फिनोल की लेयर है उसमें कुछ वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। दोनों के सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाते हैं एक ही जगह पे। और इसी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के 68 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो तो ये दोनों सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपने FSC के चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा और चैप्टर नंबर 9 में सोल्यूशन वालों में पढ़ा था कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके पास वाटर इनसॉल्युबल है फिनोल, लेकिन अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हो और आप इसका साल्ट बना लेते हो तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अब ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट होती है कि ऐसी चीज़ें जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है और आप उसे सॉल्युबल करना चाहते हो तो आप उसके सॉल्ट बना लें, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म में वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ये फिनोल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी दिखाई गई है कि फिनोल भी वाटर में इनसॉल्युबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इनसॉल्युबल है। फिनोल जो है वो 5% NaOH में सॉल्युबल है और 5% सोडियम बाइकार्बोनेट में इनसॉल्युबल होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 5% NaOH में सॉल्युबल है और सोडियम बाइकार्बोनेट में भी ये सॉल्युबल है। क्योंकि NaOH फिनोल जो है वो वीक है, वीक एसिड है, लिहाजा ये वीक बेस में डिसॉल्व नहीं होगा, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस में डिसॉल्व होगा NaOH में। कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होता है लिहाजा ये NaOH में भी डिसॉल्व हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट में भी। की दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कैकोल जैसे हम ड्रॉ करते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं। अब उससे आगे जो है वो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अब एक चीज वो यहाँ पे समझा रहा है कि कोई चीज एसिडिक होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है कि प्रोटॉन देने के बाद जो चीज बच जाती है वो कितनी स्टेबल है। और ये आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक ऊपर जो है वो अल्कोहल लिया गया है, ये हमारे पास अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन है और ये फिनोल की है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल्कोहल जो है वो प्रोटॉन रिलीज नहीं करते जबकि फिनोल जो है वो प्रोटॉन रिलीज कर देता है। इस चीज को ना इस एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए अल्कोहल के मुकाबले में एरो छोटा बनाया गया और फिनोल के मुकाबले में ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो है ये अल्कोहल के मुकाबले में लार्जर है। इसका मतलब ये है कि जो अल्कोहल है उसका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाता है, जबकि फिनोल का अल्कोहल के मुकाबले में फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन जो है वो कदरे फास्ट है। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो एथोक्साइड आयन बनता है अल्कोहल के केस में ये स्टेबल नहीं है, जबकि ये फिन ऑक्साइड आयन जो बनता है यहाँ पे ये स्टेबल है। इस वजह से अल्कोहल जो है वो प्रोटॉन नहीं देते, फिनोल प्रोटॉन दे देते हैं। अब प्रोटॉन क्यों देता है? क्योंकि इसके बाद जो बनने वाला सोडियम फिन ऑक्साइड है वो इन रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबल है। कैसे स्टेबल है वो उस चीज को भी एक्सप्लेन करता है। कहते हैं पहले नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर है यहाँ पे, उससे आगे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चला गया, अगले में पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चला जाता है, उससे आगे फिर वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। इन शॉर्ट वो समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज आपको ऑक्सीजन पे नजर आ रहा है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं है,
वो पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर फैल गया। यानी इस नेगेटिव चार्ज को, यानी इस नेगेटिव चार्ज का जो बर्डन है उसको बेयर करने के लिए 6 कार्बन के एटम भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं ऑक्सीजन के। लिहाजा वो जो इलेक्ट्रॉन का बर्डन है वो आपस में शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिन ऑक्साइड आयन स्टेबल है। लेकिन अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव है इसको शेयर करने वाला कोई नहीं है। इसके बरक्स जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के ऊपर थ्रो करना शुरू कर देता है, जिससे ऑक्सीजन डिस्टेबलाइज हो जाता है। लिहाजा फिनोल कभी भी प्रोटॉन को रिलीज होने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद जो चीज़ बननी है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन बेंजीन में जो फिनाइल ग्रुप होता है वो उसका साथ दे रहे हैं। ये चीज़ उसकी एस्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है फिनोल का। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसी तरह से इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के OH ग्रुप जो होता है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसकी मौजूदगी में जो इनकमिंग ग्रुप है उसने हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाना है। उसकी रीजन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। बेसिकली बेंजीन के जितने भी रिएक्शन होते हैं ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसे इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E पॉजिटिव के साथ। अब E पॉजिटिव को आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। अब E पॉजिटिव को बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन या तो मिल सकते हैं इस ऑर्थो पोजीशन से, या उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं ज़्यादा पैरा पोजीशन से, या उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं दोबारा फिर दूसरे वाली ऑर्थो पोजीशन से। इन 3 पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बाकी कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर यही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे जाता है, अब मेटा पोजीशन पे इजाफी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा ये कभी भी मेटा पे अटैक नहीं करेगा। लिहाजा जब पहला सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो वो डिसाइड करता है कि सेकंड इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट ने कहाँ पे जाना है। तो फिनोल के केस में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा। ये तो है सेकंड पोजीशन की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। इसके अलावा जो फिनोल है वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग के ऊपर फेंक रहा है, लिहाजा बेंजीन की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम रिएक्टिविटी का नाम देते हैं। लिहाजा OH ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग भी है, 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवेटिंग यानी ऐसे ग्रुप जो बेंजीन फिनोल की या बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर को इन्हांस कर देते हैं, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। लिहाजा OH एक्टिवेटिंग भी है और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी है। ये चीज यहाँ पे शो की गई है। Electron withdrawing group will decrease the negative charge in the fin oxide ion, lowering the PE decreasing। कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अगर आप इसके ऊपर ऐसे ग्रुप लगाते हो ना जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, अब अगर आप बेंजीन के ऊपर ऐसे ग्रुप लगाते हो जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यहाँ पे जो इसने G रिप्रेजेंट किया है ना, अगर आप ऐसे ग्रुप लगाते हो जिससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, ये आसानी से प्रोटॉन देगा, क्योंकि इस G ग्रुप ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने, ये G ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एट एंड बेंजीन ने इस OH से इलेक्ट्रॉन खींचने, जब O के इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो O जो है वो आसानी से H के इलेक्ट्रॉन खींच के उसको निकाल देगा। ऐसा जितने आप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना इसका एस्टिक करैक्टर बढ़ेगा। ये अगेन एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर आप फिनोल के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाओगे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्गर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे बेंजीन रिंग के ऊपर जो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देंगे, तो बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे थ्रो करेगा और ऑक्सीजन कभी भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं उठाएगा और उसको जाने नहीं देगा, ऐसा वो वीकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपका जो क्वेश्चन है, नंबर द फॉलोइंग एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। आपने इनमें से डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है, इस ब्रिंग करनी है। जरा गौर से देख लें, अभी टाइम ओवर हो रहा है, 1 मिनट है आपके पास।
दोबारा फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। इसको नंबरिंग करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाना है। अब ये नंबर 1 पे आएगा नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा और बेंजीन ओ से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये नंबर 1 पे है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद नंबर 2 पे ये आ जाएगा, ठीक है, और नंबर 3 पे ये आएगा, ठीक है, नंबर 4 पे ये वाला आएगा और नंबर 5 पे ये वाला, क्योंकि ये जस्ट लाइक अल्कोहल काम करेगा। ये 5 स्टेप जी। इसके बाद 1-2 मिनट वेट कीजिएगा, रिकॉर्डिंग मेंटेन होनी है, उसके बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं लास्ट में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, वेट कीजिएगा।